हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम संसद की दैनिक कार्रवाई व वार्षिक कार्रवाई को क्लियर किए थे और उससे पहले के वीडियो में हम संसद टॉपिक को क्लियर किए थे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे, संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और इस संसद की दैनिक कार्रवाई में हम आपको बताए थे कि संसद की कार्रवाई 11 बजे से स्टार्ट होती है और 11 से 12 बजे के समय को प्रश्नकाल कहते हैं और 12 से 1 बजे के समय को शून्यकाल कहते हैं। 1 से 2 बजे के बीच में संसद के सदस्यों का लंच होता है और 2 से 5-6 बजे तक संसद के विधायी कार्य चलते हैं। विधायी का मतलब होता है स्टूडेंट, विधेयक पर चर्चा होती है, विधेयक के संबंध में वोटिंग होती है और विधेयक पास किए जाते हैं। ये सब कार्य किए जाते हैं 2 बजे से लेके 5-6 बजे। तो स्टूडेंट, जो विधेयक पेश किए जाते हैं, उन्हीं विधेयकों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और उनसे जुड़े हुए बेसिक फैक्ट क्या क्या बनते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट्स, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में जैसा कि हम विधेयक के बारे में समझेंगे, जिसको इंग्लिश में विल कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये विधेयक होते क्या हैं? तो जैसा कि स्टूडेंट, पूरे देश के लिए जो कानून बनाया जाता है वो हमारी संसद बनाती है और स्टूडेंट, कानून जो बनता है उसे एक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब कानून बनता है देश के लिए तो कानून तो तब बनता है जब हमारी संसद पास कर देती है। जब तक संसद पास नहीं करती है तब तक उसको क्या कहते हैं? तब तक उसको कानून नहीं कहते हैं, तब तक उसको विधेयक कहते हैं। और जैसे ही विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद विधेयक विधेयक नहीं रहता है, विधेयक कानून बन जाता है, अर्थात एक्ट बन जाता है। आई होप स्टूडेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, इन चारों विधेयकों को अच्छे से समझेंगे उससे पहले हम आपको एक बात और बताते हैं। जैसे विधेयकों को सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयकों में भी बांटा जाता है। जैसे गैर सरकारी विधेयक है, इसका मतलब ये होता है कि संसद में कोई भी सांसद इस विधेयक को लेके आया है, इसलिए गैर सरकारी विधेयक कहा गया है। अगर कोई मंत्री विधेयक को लेके आता है तो स्टूडेंट, उस विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, जो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, इनमें से सबसे पहले हम साधारण विधेयक को समझते हैं, ऑर्डिनरी विल को समझते हैं। स्टूडेंट, साधारण विल के बारे में अनुच्छेद 107 में बताया गया है। तो साधारण विधेयक क्या होता है, इसको हम समझते हैं। वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक साधारण विधेयक में आते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि साधारण विधेयक में कौन कौन से विधेयक आते हैं। तो स्टूडेंट, वित्त का मतलब होता है पैसे से, यानी कि पैसे से जुड़ा हुआ कोई विधेयक है उसको छोड़ दीजिए और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट, इन दोनों विधेयक को छोड़ने के बाद में जो भी विधेयक होता है उसे हम किस में रखते हैं? उसे साधारण विधेयक में रखते हैं, अर्थात ऑर्डिनरी बिल में रखते हैं। ये किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट, ये साधारण विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक पहले लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट, जो साधारण विधेयक होता है ये संसद के दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून बन जाता है। दूसरा सदन अगर पास नहीं करता है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, जैसे साधारण विधेयक के संबंध में क्या प्रावधान है कि एक सदन ने प्रस्ताव पास कर दिया और दूसरे सदन ने अगर प्रस्ताव पास नहीं किया है या विधेयक को लटका रहा है तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और स्टूडेंट, जैसा कि हम पीछे की वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब भी राष्ट्रपति महोदय 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान करते हैं तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। राज्यसभा के सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीनों ही वीटो प्राप्त होती हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको बताए थे, राष्ट्रपति के
विधायिका शक्ति में आपको हम बताए थे कि राष्ट्रपति महोदय जी को 3 प्रकार के वीटो शक्ति प्राप्त होती हैं। एक निषेधाधिकार वीटो, दूसरी निलंबनकारी वीटो और तीसरी जेबी वीटो। तो स्टूडेंट, जो निषेधाधिकार वीटो होती है वो क्या होती है? जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा ने कोई विधेयक पास करके भेजा है तो राष्ट्रपति उसे स्पष्ट मना कर सकते हैं। ये निषेधाधिकार वीटो होता है राष्ट्रपति महोदय जी का। दूसरा स्टूडेंट निलंबनकारी वीटो होता है। इस वीटो में क्या होता है कि संसद ने कोई विधेयक पास करके भेजा राष्ट्रपति महोदय जी के पास, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं संसद को। स्टूडेंट, इसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तीसरे वीटो बताए थे आपको जेबी वीटो, जिसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है कि संसद ने कोई प्रस्ताव पास करके भेजा राष्ट्रपति महोदय जी के पास, तो राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक को अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं। अर्थात नहीं तो हाँ का जवाब दे सकते हैं और नहीं तो ना का जवाब देते हैं। तो स्टूडेंट, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। तो स्टूडेंट, ये तीनों प्रकार के जो वीटो होते हैं, ये तीनों प्रकार के वीटो राष्ट्रपति जी को प्राप्त होते हैं। किस विधेयक के संबंध में? साधारण विधेयक के संबंध में। आई होप स्टूडेंट साधारण विधेयक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाते हैं। वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ के बाकी जो विधेयक होते हैं साधारण विधेयक में रखे जाते हैं। स्टूडेंट, साधारण विधेयक जो होते हैं वो किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और स्टूडेंट, साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति महोदय जी को तीनों प्रकार के वीटो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम धन विधेयक को समझते हैं, जिसको इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं। तो स्टूडेंट, धन विधेयक कौन कौन से होते हैं ये अनुच्छेद 110 में बताए गए हैं। और धन विधेयक कैसे पारित होंगे, इसकी जो विधि है, विशेष उपबंध हैं, ये अनुच्छेद 109 में बताए गए हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि धन विधेयक के संबंध में जो विशेष उपबंध किए गए हैं वो 109 अनुच्छेद में बताए गए हैं और धन विधेयक क्या होता है ये अनुच्छेद 110 में बताया गया है। तो स्टूडेंट, जो 110 अनुच्छेद में बताया गया है कि धन विधेयक कौन कौन से होते हैं, इसको हम समझते हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि में आय व्यय से संबंधित। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है निधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक संचित निधि, एक आकस्मिक निधि। संचित निधि में स्टूडेंट क्या होता है कि कोई भी पैसा आता है वो संचित निधि में डाला जाता है और स्टूडेंट ज़्यादातर पैसा संचित निधि से ही निकाला जाता है। एक आकस्मिक निधि होती है। आकस्मिक निधि में जो पैसा होता है वो किसी अकस्मात कार्य के लिए निकाला जाता है। जैसे स्टूडेंट, देश में कोई बाढ़ आ जाए या कोई महामारी वगैरह फैल जाए, ऐसे समय में आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है। नॉर्मल स्थिति में संचित निधि से ही पैसा निकाला जाता है। तो स्टूडेंट, जो संचित निधि और आकस्मिक निधि होती हैं, इनसे पैसा निकालना, इसमें पैसा डालना, स्टूडेंट इससे संबंधित कोई विधेयक है तो वो धन विधेयक में रखा जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, कर बढ़ाने के संबंध में, कर घटाने के संबंध में या कर में संशोधन के संबंध में अगर कोई विधेयक है तो उस विधेयक को धन विधेयक में रखा जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट, सरकार द्वारा उधार लिए जाने से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो स्टूडेंट इसको भी हम धन विधेयक में रखते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि धन विधेयक में कौन कौन से विधेयक हम धन विधेयक में रखते हैं। अब स्टूडेंट ये समझते हैं कि धन विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध क्या किए गए हैं जो अनुच्छेद 109 में बताए गए हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में पेश होता है। तो स्टूडेंट, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, जो धन विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के तहत। जैसे स्टूडेंट, कोई विधेयक अगर धन विधेयक है तो वो विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा और लोकसभा में पेश होने से भी पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये विधेयक पहले राज्यसभा में पेश नहीं होता है। साधारण बहुमत से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। तो स्टूडेंट, लोकसभा साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करती है। उसके बाद में जो धन विधेयक होता है ये विधेयक राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, जो राज्यसभा अर्थात दूसरा सदन होता है ये ना ही तो संशोधित कर सकता है और ना ही अस्वीकृत कर सकता है, वह सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। तो स्टूडेंट, राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, सिर्फ 14 दिन की शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात लोकसभा ने धन विधेयक को पास करके भेजा है तो राज्यसभा अपने पास सिर्फ 14 दिन तक रख सकती है। तो स्टूडेंट, आप लोग समझ रहे होंगे कि जब राज्यसभा को कोई शक्ति ही प्राप्त नहीं है धन विधेयक के संबंध में तो राज्यसभा में भेजा ही क्यों जाता है। तो स्टूडेंट, राज्यसभा में धन विधेयक इसलिए भेजा जाता है ताकि राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में कोई अच्छे अगर प्रावधान बताती है संशोधित करने के लिए तो लोकसभा उसमें संशोधित कर सकती है। तो स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना है।
अगर राज्यसभा ने कोई सिफारिश की है और वो सिफारिश अच्छी हैं, लोकसभा को वो सिफारिशें अच्छी लगती हैं, तो उसमें संशोधित कर सकती है, नहीं तो बाध्य नहीं है लोकसभा धन विधेयक में संशोधित करने के लिए। तो स्टूडेंट इसलिए राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर स्टूडेंट मान लीजिए राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर धन विधेयक को पास नहीं किया तो 14 दिन के बाद अपने आप पास मान लिया जाता है। इस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी और जेबी वीटो की शक्ति नहीं होती है। तो स्टूडेंट इस बात को याद रखना है, जैसा कि हम आपको बताए थे 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती हैं राष्ट्रपति महोदय जी के पास। इसमें से निलंबनकारी वीटो अर्थात पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय नहीं भेज सकते और जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात धन विधेयक को अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको एक बार फिर से समझते हैं। धन विधेयक में किस किस विधेयक को रखा जाएगा ये बताया गया है। इसके बाद स्टूडेंट ये विधेयक धन विधेयक है, इसको प्रमाणित कौन करता है? तो स्टूडेंट इसको प्रमाणित लोकसभा का अध्यक्ष करता है। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसको प्रमाणित कौन करता है, अर्थात उसको सर्टिफिकेट कौन देता है कि ये धन विधेयक है। इन विधेयकों को लोकसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है कि ये धन विधेयक है। तो स्टूडेंट किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित कर दिया है लोकसभा अध्यक्ष ने, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी और सबसे पहले लोकसभा सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट लोकसभा सदन क्या करेगा? साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देगा। इसके बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा को ना तो संशोधित करने का अधिकार है, ना ही अस्वीकृत करने का अधिकार है, केवल कुछ पॉजिटिव संशोधित करने के लिए लोकसभा से सिफारिश कर सकती है राज्यसभा। इसके बाद स्टूडेंट ये विधेयक राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाता है। राष्ट्रपति महोदय इस पे हस्ताक्षर कर सकते हैं या इसे मना कर सकते हैं। पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं और जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट इस बात को विशेषकर याद रखना है कि धन विधेयक के संबंध में कोई संयुक्त बैठक राष्ट्रपति महोदय नहीं बुलाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट दूसरा जो सदन होता है राज्यसभा, इसको कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक के संबंध में नहीं होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम वित्त विधेयक को समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, वित्त विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 117 में बताया गया है। वित्त विधेयक को इंग्लिश में फाइनेंशियल बिल कहते हैं। तो स्टूडेंट वित्त विधेयक का मतलब है पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक होगा वो वित्त विधेयक कहलाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग समझ रहे होंगे कि जो धन विधेयक है वो भी पैसे से जुड़ा हुआ है, क्या उसको भी वित्त विधेयक कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, इस बात को याद रखना है। जो भी धन विधेयक होते हैं वो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक में आते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, अर्थात पैसे से जुड़े हुए बहुत सारे विधेयक होते हैं। कुछ विधेयक धन विधेयक होते हैं और बाकी के कुछ विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। तो स्टूडेंट धन विधेयक जो भी होते हैं वो सभी वित्त विधेयक कहलाते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं कहलाते हैं। तो स्टूडेंट इस फिगर के माध्यम से हमने समझाया भी है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं और कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट जो भी वित्त विधेयक होते हैं उनके प्रस्ताव को पास करने की विधि बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह होती है। वित्त से जुड़े वो सभी विधेयक जो धन विधेयक नहीं हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छे समझना है, पैसे से जुड़े हुए वो सभी विधेयक जो धन विधेयक नहीं हैं। तो स्टूडेंट जो धन विधेयक नहीं है और पैसे से जुड़े हुए विधेयक हैं वो सभी वित्त विधेयक में आते हैं, किसी भी सदन में पेश हो सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट साधारण विधेयक था किसी भी सदन में लाया जा सकता था, वैसे ही वित्त विधेयक भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त थी, वैसे ही वित्त विधेयक में भी बराबर शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि एक सदन ने पास कर दिया तो दूसरा सदन पास नहीं करेगा, या दूसरा सदन लटका सकता है, या कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इस प्रकार से दूसरे सदन को पूरी शक्ति प्राप्त होती है वित्त विधेयक के संबंध में। तो स्टूडेंट इससे पहले जो हम धन विधेयक पढ़े थे, धन विधेयक के संबंध में दूसरे सदन को अर्थात राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है, सिर्फ 14 दिन की शक्ति प्राप्त होती है। अगर पास करता है तो ठीक, नहीं पास करता है तो अपने आप पास मान लिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट जो वित्त विधेयक होता है ये बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह होता है, अर्थात दूसरे सदन को बिल्कुल बराबर शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। तो स्टूडेंट जैसे साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान था, उसी प्रकार से वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। और स्टूडेंट वित्त विधेयक के संबंध में भी राष्ट्रपति तीनों ही वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट चौथा जो
विधेयक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 368 में बताया गया है। तो स्टूडेंट, संविधान संशोधन विधेयक जो अनुच्छेद 368 में बताया गया है वो भी हम इन्हीं के साथ पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, संविधान संशोधन विधेयक को समझते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट बिल कहते हैं। इसके बारे में स्टूडेंट अनुच्छेद 368 में बताया गया है, तो इसको समझते हैं। संविधान संशोधन विधेयक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पास करना होता है, और नंबर 2 प्रकार के होते हैं संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पास और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे संविधान में कोई संशोधन करना है तो वो संशोधन 2 प्रकार से होता है। एक स्टूडेंट साधारण संविधान संशोधन होता है, कठोर संविधान संशोधन होता है। तो स्टूडेंट, जो संविधान का नॉर्मल संशोधन होता है उसमें उसके लिए क्या प्रावधान है कि उसके लिए ये प्रावधान है कि संसद के दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें, तो स्टूडेंट संविधान में संशोधन हो जाता है। दूसरा जो होता है स्टूडेंट कठोर संविधान संशोधन, उसके तहत क्या होता है कि संसद के द्वारा 2/3 से, अर्थात संसद के दोनों सदन 2/3 से प्रस्ताव पारित करें, और जितने भी विधानसभा हैं हमारे राज्यों में, अर्थात 31 विधानमंडल हैं, तो उन 31 विधानमंडलों में से आधे से अधिक विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक होता है। संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। तो स्टूडेंट, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है ये दोनों सदन में से किसी भी सदन में पेश हो सकता है। दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करते हैं। तो स्टूडेंट, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कोई 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करें, तब स्टूडेंट संसद के द्वारा उसको पास माना जाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पहुंचता है तब राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ती है। अर्थात स्टूडेंट, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो प्राप्त नहीं होती है, अर्थात किसी भी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। जैसे निषेधाधिकार, निलंबनकारी वीटो, उसके बाद में जेबी वीटो, अर्थात इन तीनों ही वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी संसद ने, लोकसभा राज्यसभा ने अलग अलग 2/3 से प्रस्ताव पास किया है तो राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन 100% करते हैं और हमारे संविधान में संशोधन हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये तो संसद का साधारण तरीके से संशोधन हो जाता है। और जो कठोर तरीके से संशोधन होता है तो स्टूडेंट उसकी विधि क्या होती है? तो उसकी विधि शुरुआत में बिल्कुल यही होती है, और उसके बाद में जब संसद पास कर देती है तब स्टूडेंट हमारे देश में जो 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के जो विधानमंडल हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानमंडल हैं, तो स्टूडेंट उन 31 विधानमंडलों में से आधे से अधिक, अर्थात 16 राज्यों के विधानमंडल अगर अनुमोदित कर देते हैं उस प्रस्ताव को, तो स्टूडेंट इसमें संशोधन हो जाता है। जैसे जीएसटी वाला जो संशोधन हुआ था, तो स्टूडेंट वो कठोर संविधान संशोधन था। उसके तहत क्या हुआ था कि हमारी लोकसभा ने 2/3 से प्रस्ताव पास किया था, हमारी राज्यसभा ने 2/3 से प्रस्ताव पास किया था। उसके बाद हमारे राज्यों के विधानमंडल के पास गया था अनुमोदित होने के लिए। तो जैसे ही स्टूडेंट हमारे 16 राज्यों के विधानमंडलों ने अनुमोदन कर दिया था, अर्थात यस कह दिया था कि ठीक है संविधान में संशोधन हो सकता है, तभी स्टूडेंट क्या हुआ कि राष्ट्रपति महोदय जी ने उस पर साइन कर दिए और स्टूडेंट वो संविधान संशोधन हो गया। आई होप स्टूडेंट संविधान के दोनों प्रकार के जो संशोधन होते हैं, साधारण संशोधन और एक कठोर संशोधन, दोनों समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट इन विधेयकों से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।